हेलो स्टूडेंट, अपन ने स्विस संघीय सभा संसद जो है उसका प्रतिनिधि सभा जो पहला सदन है उसके गठन, कार्यकाल और अधिवेशन इसके ऊपर चर्चा की। आज अपन संघीय संसद का जो दूसरा सदन है सीनेट, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही संघीय संसद की जो शक्तियाँ और कार्य हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले अपन देखते हैं गठन। देखिए, जो सीनेट है उसकी जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या वो 46 है, 46 निर्धारित की गई है। और इसमें स्विट्ज़रलैंड में जो कैंटन है उनके द्वारा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो जो पूर्ण कैंटन है उनको 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और जो अर्ध कैंटन है उनको 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में 20 पूर्ण कैंटन है तो 40 ये भेजते हैं और 6 अर्ध पूर्ण कैंटन है तो ये 1-1 प्रतिनिधि ये भेजते हैं। तो 46 सदस्य संख्या है सीनेट की, क्योंकि अर्ध कैंटन के द्वारा 1 प्रतिनिधि भेजा जाता है। यहाँ देखिए, स्विस जो संविधान है उसकी एक खास बात ये भी है कि चुनाव जो विधि है, सीनेट के सदस्यों की जो चुनाव विधि है उसको निश्चित नहीं किया गया, बल्कि इसको कैंटनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। तो प्रत्येक कैंटन द्वारा अपने प्रतिनिधियों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो निश्चित करने में वो स्वतंत्र है कि कुछ प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर भेजते हैं, तो कुछ जो कैंटन है वो जनसभाओं द्वारा, या फिर कुछ कैंटन जो है अपने वहाँ की जो विधानमंडल है उन विधानमंडलों द्वारा भी प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं। तो यानी कि प्रतिनिधि जो सीनेट की जो सदस्य हैं उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो निश्चित नहीं की गई है। इसके बाद अपन देखते हैं कि योग्यता में वही 18 वर्ष उनकी आयु जो है वो निर्धारित की गई है। लेकिन एक ये है कि कोई व्यक्ति जो कैंटन से राज्य का सदस्य निर्वाचित होता है उसके लिए ये निश्चित किया गया, आवश्यक किया गया, अनिवार्य है कि वह उस कैंटन का क्या हो, नागरिक हो, जिस कैंटन से वह चुनकर सीनेट में जा रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं कार्यकाल। यहाँ देखिए, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य या प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल अपन ने देखा है कि 4 वर्ष है, लेकिन संविधान के द्वारा जो कैंटनों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया, सीनेट का जो कार्यकाल है वो कैंटनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। कुछ कैंटनों में देखिए ये 4 वर्ष निर्धारित किया गया है, कुछ में 3 निर्धारित किया गया है, कहीं कहीं कैंटनों में 1 वर्ष, और कुछ कैंटनों में प्रत्यावर्तन रिकॉल की भी व्यवस्था है। यानी जब उनको लगता है कि हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है या कार्य नहीं कर रहा है तो फिर उसको रिकॉल यानी प्रत्यावर्तन वापस भी बुलाया जा सकता है। फिर इसके अपन बैठकें देखते हैं, अधिवेशन देखते हैं। तो वो सीनेट की जो बैठकें हैं वो भी प्रतिनिधि सभा की बैठकों के साथ साथ ही होती है। जैसा कि अपन ने प्रतिनिधि सभा के लिए देखा था कि वर्ष में 4 बार जो बैठक होती है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में, और 4 बार इसकी सदस्यता होती है। गणपूर्ति कितने सदस्यों की उपस्थिति है वो आवश्यक है, तो 46 में से 24 सदस्यों की उपस्थिति है वो निश्चित की गई है कि वो आवश्यक है। उसके बाद अपन देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो सीनेट के जो सदस्य हैं उनके द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। दूसरी बार कोई भी जो अध्यक्ष एक बार यदि बन गया है तो वो दूसरी बार उसी पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसके साथ ही संविधान में एक प्रतिबंध ये भी लिखा गया है या किया गया है कि एक ही कैंटीन के व्यक्ति एक ही वर्ष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो सकते, यानी अलग अलग कैंटीनों के वो होने चाहिए। यदि अपन शक्तियों की बात करें तो वो अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं वो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के समान ही है कि वो जैसे अपने सीनेट की सदस्यता, जो सीनेट के सदस्य हैं उनमें अनुशासन बनाए रखता है, शांति बनाए रखता है, अध्यक्षता करता है, जब भी बैठक होती है तो उसका अध्यक्षता करता है, और निर्णायक मत भी वह दे सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं संघीय संसद की शक्तियाँ और कार्य, कौन कौन सी ये कार्य करती है संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा और सीनेट मिलकर। स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है उसके जो दोनों सदन हैं, दोनों सदनों की समान शक्तियाँ हैं और सभी शक्तियों का प्रयोग दोनों सदन समान रूप से करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं विधायिनी शक्तियाँ, विधायी संबंधी, कानून बनाने संबंधी शक्तियाँ। तो स्विस संघीय संसद का जो मूल कार्य है वो यही है, कानून निर्माण करना, और संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में जो भी विषय रखे गए उन सब विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो स्विस संघीय संसद को सौंपी गई है। अब देखिए कौन कौन से विषयों पर वो विधि बना सकती है। तो राजनीतिक अधिकारों के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में है,
परिसंघ के क्या दायित्व और सेवाएं हैं, संघीय कानूनों को लागू करने क्रियान्वित करने के प्रसंग में, संघीय सत्ता प्राधिकरण के गठन और प्रक्रिया के संबंध में, इस संबंध में संघीय संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए संघीय संसद को एक अत्यावश्यक व्यवस्थापन अर्जेंट लेजिस्लेशन बनाने की भी शक्ति संविधान द्वारा दी गई है। इस संबंध में संविधान द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए कोई कानून ऐसा है जिसको तत्काल रूप से प्रभाव में लाने की आवश्यकता है या बहुत ही वो ज़रूरी है, तो उसके लिए वो प्रत्येक सदन क्या करेगा, उसको अत्यावश्यक घोषित करेगा और तुरंत प्रभाव से उसको लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ये प्रावधान क्या होता है, सीमित समय के लिए होता है। संघीय संसद एक संघीय कानून जिन विषयों पर वो बना सकती है वो एक संघीय कानून बनाती है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ये व्यवस्था की गई है कि अत्यावश्यक जो संघीय कानून है उस पर भी नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जा सकती है, लेकिन नागरिक कितने होने चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होने चाहिए। और यदि इसे 1 वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर संघीय संसद के लागू किए जाने के 1 वर्ष बाद ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक तरीके से अपन ये देख सकते हैं कि संविधान का जो वहाँ का जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 165 है उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि संघीय जो संसद है उसको 1 वर्ष के लिए तत्कालिक कानून बनाने और लागू करने की क्या है, शक्ति प्राप्त है। इसकी तुलना अपन राष्ट्रपति द्वारा भारत में जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उससे कर सकते हैं कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्र और देश को किसी कानून की आवश्यकता हो गई है तो संघीय सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन जब भी लोकसभा का अधिवेशन शुरू होगा, संसद का अधिवेशन शुरू होगा तो उसमें उसको रखना होता है और 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, स्वीकार करना होता है, और ये नहीं तो वो फिर क्या है, समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से वहाँ की स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद को भी ये शक्ति दी गई है। फिर अपन देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियों में देखिए संघीय संसद जो है वो संघीय सरकार के सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, चांसलर, इनके चुनाव करती है। संघीय सेना के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। इसके अलावा संघीय विभागों के जितने भी सदस्य हैं, संघीय दूतावासों के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करना या उनके वेतन भत्ते निर्धारित करना, ये कार्य भी संघीय संसद करती है। युद्ध की घोषणा करना है और शांति की स्थापना करने का कार्य संघीय संसद करती है। दूसरे देशों के साथ की गई जो संधियां हैं वैदेशिक संबंधों में, उनका भी अनुमोदन संघीय संसद द्वारा होना जरूरी होता है। कैंटन जो है वो संधियां यदि विदेशों से करते हैं दूसरे देशों से, तो फिर उनके बारे में भी, उन संधियों के बारे में भी संघीय संसद से अनुमोदन लेना आवश्यक है। इसके अलावा देखिए संघीय संसद के जो सदस्य हैं वो संघीय सरकार के सदस्यों से भी प्रशासन के बारे में या फिर सरकार की नीति के बारे में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और जिनका उत्तर संघीय सरकार के सदस्यों को देना ही होता है। संघीय कार्यपालिका या संघीय सरकार के ऊपर भी अपन अध्ययन करेंगे क्योंकि वहाँ बहुल कार्यपालिका है और संघीय सरकार के जो 7 सदस्य हैं बहुल कार्यपालिका के, उनका निर्वाचन भी ये संघीय संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो यदि संघीय संसद संघीय सरकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछती है, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो या नीति निर्माण से, नीति से, तो उसका उत्तर उनको देना होता है। उसके बाद अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। पर्याप्त रूप से वित्तीय शक्तियाँ दी गई है, जैसे कि आय व्यय का जो वार्षिक बजट है वो संघीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन तैयार होने के बाद संघीय सरकार उसको किसके समक्ष प्रस्तुत करती है, संघीय संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। लेकिन प्रस्तुत किया गया जो ये बजट है, आय व्यय का जो लेखा जोखा है, वो तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट उसको क्या नहीं कर देती है, पारित नहीं कर देती है। इसके अलावा विभिन्न पदाधिकारियों का वेतनमान निश्चित करना है या फिर राष्ट्रीय विकास के लिए धन व्यय के लिए कोई विशेष अनुदान देना है, प्रशासन पर होने वाला कोई व्यय है उसकी निगरानी रखनी है, तो ये कार्य भी संघीय संसद करती है। न्यायिक शक्तियाँ देखिए, हालांकि नया जो संविधान बना था उसमें संघीय संसद की न्यायिक शक्तियों में काफ़ी कमी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। इसके अलावा जनता की जो याचिकाएं होती हैं उनके ऊपर भी निर्णय देती है और न्याय प्रशासन का निरीक्षण भी करती है। इसके अलावा विभिन्न जो संघीय प्राधिकारियों के बीच यदि क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर कोई विवाद या मतभेद खड़ा हो जाता है तो इसका निराकरण भी संघीय संसद द्वारा ही किया जाता है।
अब देखिए, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, हालांकि संघीय संसद द्वारा दोनों सदन जो है उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है जब संघीय संसद के दोनों सदनों द्वारा इस पारित प्रस्ताव पर मतदाता और प्लस कैंटन बहुमत से उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संसद है उसको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन सबसे खास बात और जो विशेषता है वो यही है कि दोनों सदनों की शक्तियाँ क्या हैं, समान है। यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों को समान शक्तियाँ दी गई है। इसका एक कारण अपन ये भी मान सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो विधान है या कानून है उसका नियंत्रण अंतिम रूप से किसके हाथ में रहता है, जनता के हाथ में रहता है। धन्यवाद।